नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की अंतरा और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका 8वां पाठ उसकी माँ, जिसके लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। सबसे पहले मैं इनका परिचय देना चाहूंगी। पांडे बेचन शर्मा जी का जन्म 1900 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के चुनार नामक ग्राम में हुआ था। परिवार में अभाव के कारण उन्हें व्यवस्थित रूप से शिक्षा पाने का सुयोग नहीं मिला, पर अपनी नैसर्गिक प्रतिभा और साधना के दम पर इन्हें अपने समय के बहुत ही उत्तम गद्य शिल्पी के रूप में पहचाना जाता है। अपनी शैली और उग्र चेतना के कारण उग्र जी अपने समय के सबसे विवादास्पद लेखक रहे हैं। अपने मित्र निराला की तरह उन्हें भी अपनी पुरानी आस्था के में जीने के कठोर विरोध का सामना करना पड़ा, मगर रचना धर्म से ये आजीवन जुड़े रहे और इनकी मृत्यु 1967 में हुई। क्योंकि इनका पत्रकारिता का उग्र जी से सीधा संबंध था, अतः वे आज विश्वामित्र, स्वदेश, वीणा, स्वराज्य और विक्रम आदि के संपादक रहे। चॉकलेट उनकी सर्वाधिक चर्चित और विवादास्पद पुस्तक है। इस पर बहुत विवाद रहा है। आत्मपरक पुस्तक अपनी खबर में उनकी गद्य शैली का उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है। हिंदी गद्य के विशिष्ट शैलीकार उग्र बाल मुकुंद गुप्त की परंपरा के तेजस्वी लेखक रहे थे। उग्र जी ने कृतज्ञता पूर्वक यह भी स्वीकार किया है कि पंडित बाबूराव विष्णु ने उनकी भाषा को व्याकरण की व्यवस्थित पद्धति के अनुसार चलना सिखाया और भाषा का एक नया संस्कार पैदा किया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है दिल्ली का दलाल, शराबी, पीली इमारत, काल कोठरी, कला का पुरस्कार, जब सारा आलम सोता है आदि। तो बच्चों, मैं आपको जीवन परिचय और कुछ रचनाओं की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि आप कक्षा 11वीं के विद्यार्थी हैं और आपसे ये उम्मीद की जाती है सीबीएसई द्वारा कि आपको उस लेखक की कुछ ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 रचनाएं हर लेखक की आपको पता होनी चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। आगे आते हैं इस कहानी पर। बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी है और सचमुच ही इसका अंत देखकर अपने आंसुओं को रोकना कठिन हो जाता है कि किस प्रकार से क्रांतिकारी, एक इतने अच्छे क्रांतिकारी का जो दुखद अंत इसमें सामने आता है। यह कहानी देश की दुरावस्था से चिंतित युवा पीढ़ी के विद्रोह के नए रूप को प्रस्तुत करती है। यह पीढ़ी इस अवस्था के लिए शासन तंत्र को दोषी मानती है और उसे उखाड़ फेंकना चाहती है। आप जानते हैं हमारे भारतवर्ष पर अंग्रेजों का शासन था और जो हमारे भारत के ही नवयुवक थे वो किस प्रकार से उसमें विरोध करते थे और कैसे कैसे उनको यातनाओं का, इस वजह से उनको, उनके समस्त परिवार को कैसी कैसी यातनाओं से, शारीरिक मानसिक यातनाओं से गुजरना पड़ता था। तो दुष्ट व्यक्ति नाशक राष्ट्र के सर्वनाश में अपना योगदान ही इस पीढ़ी का सपना है। यथार्थ के तूफानों से बेपरवाह यह पीढ़ी जानती है कि नष्ट हो जाना यहाँ का नियम है। जो संवारा गया है वह बिगड़ेगा ही। हमें दुर्बलता से डरकर अपना काम नहीं रोकना चाहिए। कर्म के समय हमारी भुजाएं दुर्बल नहीं, भगवान की सहस्त्र भुजाओं की सखियां हैं। जहां नई पीढ़ी यह विद्रोही स्वर के लिए राज सत्ता के विरोध में मशाल लिए खड़ा है, वहीं जो पुरानी बुद्धिजीवी समाज है वो अपनी सुविधा के लिए राज सत्ता के तलवे चाटने को भी तैयार है। इन दोनों के बीच खड़ी है एक माँ। समाज के 2 सिरों के बीच माँ अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी कानून व्यवस्था की चक्की से अपने बेटे को नहीं बचा पाती और इस कहानी में एक ममतामयी माँ का सजीव चित्रण हुआ है। तो आइए देखते हैं। तो ये कहानी कुछ देशभक्त नौजवानों और उनकी बूढ़ी ममतामयी माँ तथा लेखक जो है हमारा वो है राजभक्त, यानी वो अंग्रेजों की चाटुकारिता करता है, अंग्रेजों की चापलूसी करता है और खुल के हमें इस बात को स्वीकार भी वो करता है। क्यों? क्योंकि शायद सब लोग डरते थे, अपने लाभ के लिए अपनी सुविधाओं को छोड़ना नहीं चाहते थे। लेखक के घर पुलिस सुपरिटेंडेंट पधारे हैं। वे उनसे लाल और उसके परिवार के बारे में, लाल है उसका नाम जिसकी क्रांतिकारी की मैं बात कर रही हूँ, लाल और उसके परिवार के बारे में लेखक से जानकारी मांगते हैं। लाल लेखक के मैनेजर रामनाथ का पुत्र है। रामनाथ मरने से पूर्व कुछ 1000 रुपये लेखक के पास जमा कर गया था, उसी से लाल के घर का खर्च चल रहा है।
लाल कॉलेज में पढ़ रहा है और उसकी मां जानकी लाल तथा उसके अन्य साथियों को खिलाती पिलाती रहती है। लाल और उसके साथी क्रांतिकारी विचारों के हैं, जो उसके साथी हैं वो सब क्रांतिकारी विचारों के हैं। पुलिस उन्हें राजविद्रोही मानती है, अतः पुलिस लेखक को भी ये चेतावनी देती है कि वो उनसे दूर रहे, वरना उसको बड़े भयानक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। लेखक लाल की मां तथा लाल को इस प्रकार की गतिविधियों से दूर रहने की सलाह देता है, पर लाल उनके विचारों से सहमत नहीं हो पाता। वो उसका सम्मान तो जरूर करता है लेखक का, लेकिन वो उसके विचारों से पूर्णतः सहमत नहीं रहता। वह सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए षड्यंत्र, विद्रोह तथा हल्ला तक करने के लिए तैयार है। लाल की मां तो बस इतना जानती है कि लाल के सभी साथी उसे मां कहते हैं और वो उसको भारत माता के रूप में देखते हैं। एक दिन लेखक को पता चलता है कि लाल के घर पुलिस का छापा पड़ा और तलाशी में बड़ी बड़ी भयानक चीजें मिली। लाल के साथियों के यहां भी छापे पड़े और सभी को गिरफ्तार करके पुलिस ले गई। सभी पर 1 वर्ष तक मुकदमा चला। बूढ़ी मां जेल में बच्चों को अच्छा खाना लेकर जाती रही। इसमें उसके घर के सारे बर्तन तक बिक गए। उसे उम्मीद थी कि अदालत में वे बच्चे निर्दोष साबित हो जाएंगे, मगर उस दिन उसकी कमर टूट गई जब ऊंची अदालत ने लाल को, बंगड़ लठैत को और उसके 2 लड़कों को फांसी तथा 10 को 10 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की कड़ी सजाएं सुना दी। लड़के इन सजाओं से बिल्कुल बेफिक्र थे, उनकी मस्ती अभी भी बरकरार थी। लाख की मां के पास लाल का एक पत्र था जिसमें उसने अपनी मां को जन्म जन्मांतर की जननी कहा था। मां उस पत्र को लेकर लेखक के पास आई और लेखक ने भी वह पत्र पढ़ा। लेखक स्वयं लिखता है कि उस पत्र को पढ़ते हुए मेरी आंखें तो नम हो ही रही थी और मेरी पत्नी की तो रोते रोते हिचकियां बन गई। बहुत ही मर्मस्पर्शी पत्र उसने लिखा हुआ था। मां उस पत्र को लेकर लाठी टेकती टेकती अपने घर लौट आई। एक दिन लेखक के नौकर ने आकर बताया कि लाल के घर पर ताला पड़ा हुआ है। बूढ़ी मां दरवाजे पर पैर पसारे हाथ में कोई चिट्ठी लिए मरी पड़ी है। तो ये थी बच्चों उसकी मां। जो हमारी कहानी है वो क्या हुआ कि जो ये मां है हमारी, वो किस वजह से मर गई कि जब उसके क्रांतिकारी पुत्र को फांसी हो गई, उसने उसको बचाने के लिए भरसक प्रयत्न किया, लेकिन जब उसको लगा कि मैं इसको बचाने में कामयाब नहीं हो पाई तो उस मां का भी दुखद अंत हो गया। तो ऐसी थी हमारे क्रांतिकारियों की कहानी, जो अकेले यातना नहीं झेलते थे। उनका परिवार किस मानसिक यंत्रणा से गुजरता होगा, इस कहानी को पढ़ने से ये बात हमारी समझ में आ जाती है। ठीक है, तो अच्छा, इसके कुछ प्रश्न हैं जो मैं 1-2 बताना चाहती हूँ कि पहला मतलब जो इम्पोर्टेंट है, इस कहानी में 2 तरीके की मानसिकताओं का संघर्ष है। एक का प्रतिनिधित्व लाल करता है और दूसरे का उसका चाचा। आपकी नजर में कौन सही है? अब वो कह रहा है 2 हैं, एक है राजभक्ति और एक है राजविद्रोही। चाचा की मानसिकता राजभक्ति की है और लाल की मानसिकता कट्टर राजविद्रोही की है। तो कह रहा है मेरी नजर में लाल की मानसिकता जो है वो सही है। आप तो जानते हो कि हम जानते हैं लाल सही था, लेकिन लेखक जो उसका चाचा है वो तो सुविधाभोगी है। वह अपने देश के लिए कुछ भी त्याग नहीं कर सकता, वो उसके लिए कुछ भी दांव पर नहीं लगा सकता। इसके विपरीत लाल एक ऐसा क्रांतिकारी है जिसने अपना सारा यौवन, मां की वृद्धावस्था तक दांव पर लगा दी और देश को स्वतंत्र कराने का काम केवल लाल जैसे लोग ही कर सकते हैं। इस बात को हम खुले मन से स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, एक ये प्रश्न अच्छा है और एक आप ये भी कर जाइएगा, उन लड़कों ने कैसे सिद्ध किया कि जानकी सिर्फ मां नहीं भारत माता है। तो वो जब उनके सामने आती है, आपने याद होगा आपको उसमें कि जब वो माँ उनके सामने आती है तो बूढ़ी माँ को देखकर कहते हैं कि देखो तुम हमारी भारत माता के समान हो। क्यों? क्योंकि भारत माँ भी बूढ़ी है, आप भी बूढ़ी हो। भारत का उजला मस्तक हिमालय है तो जानकी के केश जो है वो उजले हैं, सफेद रंग के बाल हैं। जानकी के माथे की दोनों ओर रेखाएं हैं, वो कह रहा है वो भिन्न नदियां हैं। ठोड़ी कन्याकुमारी है और पीछे केश लहरा दो तो बर्मा बन जाता है। इस बात से वो जानकी जो है भारत माता सिद्ध हो जाती है।
तो जो जानकी है वो क्या है कि बहुत ही त्यागमयी है, साक्षात त्याग की मूर्ति है, करुणामयी है, बड़ी भावुक है, आत्मसम्मानी स्त्री है। तो ये सब इस कहानी के आधार पर उनके चरित्र के विषय में हम बता सकते हैं। जो लाल की माँ है उनका नाम है जानकी देवी। ठीक है, तो ये प्रश्न बच्चों आप लोग अच्छे से कर जाइएगा और इसके बाद हम मिलेंगे आपको अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।